All of you are cordially welcomed on my YouTube channel इंग्लिश विद ज्ञानचंद शर्मा। और आज के इस सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। और स्पेशली प्रीवियस एग्जाम्स में एसएससी की जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं उसमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उनको हम मेनली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अपना कहना है कि टीसीएस एग्ज़ाम ले रही है, ये कंपनी एग्ज़ाम ले रही है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जनरल इंग्लिश है, मुझे तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। कारण क्या है कि अगर हमें आता है तो क्वेश्चन का तरीका ही तो बदलता है पूछने में। बाकी की नॉलेज अगर हमें बेसिक इंग्लिश अच्छे से आती है तो आज भी वही इंग्लिश आ रही है जो एसएससी में पहले आया करती थी। ठीक है, कभी इंग्लिश में न ग्रामर चेंज होती है न वोकेबलरी चेंज होती है। ठीक है, लेवल का मान सकते हैं। जैसे आजकल 2 पैसेजेस आ रहे हैं जो कि आपके एडिटोरियल हैं, लेटेस्ट किसी करंट घटना को लेकर के कुछ चेंजेज हैं, बाकी का लैंग्वेज तो लैंग्वेज ही होती है। अब यहाँ ध्यान देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड यानी मेन पेपर के अंदर पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है, पहले पढ़ते हैं हम अच्छे से इसको। इसमें दिया हुआ है कीप हिम एट आर्म्स लेंथ। देखिए यहाँ एक तो फायदा ये हुआ, मैंने क्या कहा कि हम कुछ भी पढ़ रहे हो लेकिन हमें कुछ सीखने को मिले तो तुरंत हम उसे नोट डाउन करें। अब यहाँ भी क्या कहा गया है कि कीप हिम एट आर्म्स लेंथ। तो ये मुहावरा होता है कि उसे सुरक्षित दूरी पर रखिए, यानी उससे दूरी बनाए रखिए, यानी अवॉइड इंटीमेसी। अगर आप किसी से घनिष्ठता बनाए रखने से या कोई से निश्चित दूरी बनाए रखने, कितना भी मतलब आप इतनी दूरी बना के रख रहे हैं, सुरक्षित दूरी, जिससे कि वो आपके बिल्कुल नज़दीक या मित्र न बन पाए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कीप एट आर्म्स लेंथ। अभी मैं इसका अर्थ भी लिखवा दूंगा। तो वो कहता है कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, कि उसे एक निश्चित दूरी पर, सेफ डिस्टेंस पर रखिए। लेस्ट, कहीं ऐसा न हो कि यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन। देखो ये भी मुहावरा है, कहीं ऐसा न हो कि अंत में तुम्हें पछताना पड़े। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें एरर किस लिए है। एक्चुअल में इंग्लिश में एक लेस्ट होता है, लेस्ट कंजंक्शन है, हम पढ़ेंगे इसको। और लेस्ट का प्रयोग हम वार्निंग तथा रिजल्ट बताने के लिए करते हैं। यानी लेस्ट से पहले वार्निंग दी जाती है कि कठिन मेहनत करिए, कहीं ऐसा न हो कि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण न हो। इस कार को धीमी गति पर चलाइए, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी दुर्घटना हो जाए। तो पहले तो चेतावनी दी जा रही है कि ध्यानपूर्वक चलिए, वॉक केयरफुली, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, कहीं ऐसा न हो कि तुम नीचे गिर जाओ। तो ये लेस्ट आगे चल के हम कंजंक्शन में पढ़ेंगे। तो लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। और लेस्ट से पहले हम क्या है वार्निंग या बता देते हैं, इसके बाद रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस बताया जाता है। तो लेस्ट के बाद एक तो हमेशा शुड आता है। ठीक है, एक बात याद रखेंगे आप। दूसरा यह है कि लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है, क्योंकि लेस्ट का अर्थ क्या होता है, कहीं ऐसा नहीं हो कि, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि। अब लेस्ट जब ऑलरेडी अपने आप में नेगेटिव है तो इंग्लिश में नियम होता है कि हम एक ही क्लॉज के साथ एक साथ 2 नेगेटिव्स का यूज नहीं कर सकते हैं। तो लेस्ट के बाद शुड तो आएगा, लेकिन शुड के साथ हमें अन्य किसी नेगेटिव वर्ड, नो, नॉट, नेवर एक्सेट्रा का यूज नहीं करना है। अब मैंने कहा कि उससे सुरक्षित दूरी बना के रखिए, यानी उसको से इतने उससे इतना ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है, कहीं ऐसा नहीं हो कि लास्ट में हमें क्या है पछताना पड़े। तो उसे किस पर रखना है आपको, उससे दूरी बनाए रखनी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि लास्ट में तुम्हें क्या है पछताना पड़े। अब लेस्ट आ रहा है, लेस्ट के बाद एक तो मे नहीं आता और दूसरी बात है नॉट भी नहीं आएगा। मैंने क्या कहा कि लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। और दूसरा, लेस्ट इज ऑलरेडी नेगेटिव इन इटसेल्फ एंड 2 negatives आर नॉट परमिटेड इन द यूज ऑफ इंग्लिश एट द सेम टाइम। और अंग्रेजी में एक ही समय पर 2 negatives का यूज नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेस्ट यू शुड। ठीक है, अभी हम डिस्कस और करेंगे, लेकिन देखिए अभी आप ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन अकर्ड इन एसएससी सीजीएल मेन। ये एसएससी सीजीएल मेन में अभी रिसेंटली अकर्ड हुआ था। ठीक है,
अब काफ़ी कहें कि साहब ये तो TCS कम कोई भी ले रहा हो, मैंने कहा कि जनरल इंग्लिश ही रहेगी। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ इसी के सिमिलर क्वेश्चन। देखो ये CDS में आया हुआ है 2020 में। मैंने क्या कहा आपसे कि देखिए इंग्लिश आप चाहे NDA CDS जनरल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये सब में कॉमन होती है। इसमें कहा कि डू टेक एन अम्ब्रेला विद यू, अपने साथ एक छाता ले लीजिए, अपने साथ एक छाता तो ले लीजिए, कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम इन द, ये ट्रेन नहीं है ट्रेन है, कहीं ऐसा न हो कि तुम रेलगाड़ी में भीग जाओ, या अपने साथ मतलब क्या ले लीजिए, छाता ले लीजिए। अब लेस्ट के बाद हमेशा किसका यूज होता है, शुड का। शुड यहाँ भी है, यहाँ माइट है, गलत है, लेकिन शुड के साथ नोट नहीं आएगा, तो लेस्ट यू शुड गेट वेट, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम क्या हो जाए, भीग जाओ, गेट। ठीक है, गेट वेट का मतलब है यहाँ पर गीला हो जाना, भीग जाना एक तरह से। तो देखो एक क्वेश्चन किस में आया हुआ है आपके, अगर हम इसको CDS में प्रैक्टिस कर लेते 2020 के अंदर, तो हमें 2022 में CGL मेन में फायदा मिल जाता इसी क्वेश्चन का। इससे पहले भी ये आ चुका है, देखिए SSC। अच्छा ठीक है, इस पे हम अभी डिस्कस करेंगे, यहाँ ध्यान देते हैं। पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं, अब यहाँ ध्यान देंगे आप। ये लेस्ट है, कंजंक्शन का काम करता है। इससे पहले चेतावनी दी जाती है, वार्निंग। ठीक है, वार्निंग को हम क्या बोलते हैं, एडमोनिशन, यानी थ्रेट। पहले चेतावनी दी जाएगी आपको, उसके बाद आपको यहां पर कॉन्सिक्वेंस बताया जाएगा, यानी परिणाम, रिजल्ट, कि भाई ऐसा करिए नहीं तो ये परिणाम आपके सामने होगा। कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटकम। ठीक है, जो भी है। तो लेस्ट के बाद हमेशा आपको शुड का यूज करना है। और मैंने आपसे क्या कहा कि लेस्ट अपने आप में नेगेटिव होता है, और लेस्ट के साथ हमें कभी भी नोट का यूज नहीं करना है। अब मैंने आपसे कहा कि ड्राइव दिस कार एट स्लो स्पीड, इस कार को धीमी गति पर चलाएं, लेस्ट कहीं ऐसा न हो जाए कि, कहीं ऐसा न हो कि यू शुड मीट विद एन एक्सीडेंट, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी दुर्घटना हो जाए, एन एक्सीडेंट। तो हमने देखा कि लेस्ट में सबसे पहले क्या दी गई है, वार्निंग, चेतावनी दी गई है। क्या चेतावनी दी गई है, कि हमें कार को स्लो स्पीड पर चलाना है, धीमी गति पर चलाना है। फिर मैंने कहा कि कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम्हारी दुर्घटना हो जाए। तो लेस्ट के बाद आपको हमेशा शुड का यूज करना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। पहले क्या दी जाए, लेस्ट से पहले क्या दी जाएगी, वार्निंग, चेतावनी, एडमोनिशन, थ्रेट। उसके बाद आपको क्या बताया जाएगा, भाई इवेंचुअली कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट या आउटकम ये निकल के आएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा, यू आर ऑलवेज टू रिमेंबर दैट लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड एंड लेस्ट इज नॉट फॉलोड बाय एनी अनदर नेगेटिव वर्ड बिकॉज इट इज ऑलरेडी in negative form. It is already in negative form, and two negatives are not permitted in the same clause at the same time. और एक ही समय पर एक क्लॉज में दो नेगेटिव्स का यूज नहीं होता है। अब हम वहीं आ जाते हैं, एक बार देखते हैं यहां पर। मैंने कहा कि कीप हिम, कि उससे दूरी बना के रखो। अब देखो आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर दो मुहावरे आ गए। कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए इंग्लिश में, अगर आप जितनी जनरल इंग्लिश में जितना अच्छा पढ़ोगे, सेंटेंस में जो भी कुछ न्यू आपको लगे
उसको तुरंत नोट करिए। अब मैंने तो देखो ये ईडियम आया तो मैंने तो इसको भी नोट कर लिया कि अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन, आप किसी के साथ ज़्यादा नज़दीकी बनाने से बच रहे हैं, यानी अवॉइड इंटीमेसी, अवॉइड इंटीमेसी या क्लोज कांटेक्ट, किसी के नज़दीक संपर्क में आने से बचना। ठीक है, अब किसी के नज़दीक आने से बचोगे तो इसी पर दो बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स होते हैं जो एसएससी और अदर एग्जाम्स में अक्सर यानी रिपीटेडली आस्क्ड होते हैं। तो इनमें से एक ईडियम तो है आपके गिव अ वाइड बर्थ, गिव अ वाइड बर्थ टू, यानी किसी से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना, यानी इतनी दूरी बनाए रखना कि जिससे कि वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो गिव अ वाइड बर्थ टू बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। बर्थ में जन्म वाला नहीं होगा, सॉरी, ये होता है BERTH, बर्थ सीट वाला। गिव अ वाइड बर्थ टू। एक इस पर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी CGL में अक्सर पूछा गया है, स्टीयर क्लियर ऑफ। ठीक है, रास्ता साफ करना, यानी एक तरह से अपने नज़दीकी दूरी बनाए रखना, यानी कीप अवे फ्रॉम, किसी से दूर रहना, स्टे अवे फ्रॉम। ठीक है, या कीप वन सेल्फ, कीप वन सेल्फ एट द सेफेस्ट डिस्टेंस, किसी के द्वारा अपने आप को सबसे सुरक्षितम दूरी पर, डिस्टेंस पर रखना। तो देखो अंग्रेजी में एक मुहावरा होता है, और मुहावरा क्या होता है कि एक पंथ दो काज, यानी टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इफ यू आर अचीविंग टू एम्स एट द सेम टाइम विद द हेल्प ऑफ वन डिवाइस, इट मीन्स यू आर किलिंग एट लीस्ट टू बर्ड्स विद वन स्टोन एट द सेम टाइम। तो अंग्रेजी में मैं तो ये कहता हूँ कि आप इस कहावत को उल्टा कर दीजिए। ठीक है ना, आप यहाँ पर एक मतलब पंथ तीन काज कर सकते हो, चार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदा मिला, एक तो हमने ये सीख लिया कि लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होता है, और चूंकि लेस्ट अपने आप में पहले से ही नेगेटिव है, अतः हमें लेस्ट के साथ अन्य किसी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना है। एक बात, एक मुहावरा हमारे क्लियर हो गया कि कीप एट आर्म्स लेंथ, कि किसी से क्या बनाए रखना, एक सेफेस्ट डिस्टेंस बनाए रखना, यानी एक इतनी गैप बना के रखना कि आपके वो इतना नज़दीक न आ पाए जिससे आपको कोई खतरा या भविष्य में नुकसान हो। ठीक है, और एक को हमेशा अपने आप को आर्म्स लेंथ पर रखना भी चाहिए। ठीक है, तो गिव अ वाइड बर्थ टू बड़ा इंपॉर्टेंट ईडियम होता है, ये इसी का ही सिमिलर वर्ड है। एक होता है स्टीयर क्लियर ऑफ, इन दोनों का मतलब मुहावरा याद हो गया हमारे। इसको हम बोलेंगे कीप अवे फ्रॉम, किसी से दूरी बनाए रखना, किसी से स्टे अवे होना। ठीक है, अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन, किसी के साथ मित्रवत होने से बचना। अवॉइड इंटीमेसी, घनिष्ठता से बचना, आप किसी के बिल्कुल घनिष्ठ में आ गए हैं, या किसी के क्लोज कॉन्टैक्ट से बचना। ठीक है, एक मुहावरा तो ये हो गया। दूसरा हमारे एक ईडियम और आ गया, इन द लॉन्ग रन। मैंने कहा कि इंडिया वन द मैच इन द लॉन्ग रन, अंत में भारत ने मैच जीता। इंडिया वन द मैच इन द लॉन्ग रन। अब इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है इवेंचुअली, अंततः। ठीक है, अल्टीमेटली, फाइनली। और जब हम ईडियम्स पढ़ेंगे तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा, लेस्ट यू शुड। अब बताओ ये कितना सिंपल क्वेश्चन था, पहले भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कोई नई बात नहीं है, और ये आपके एसएससी CGL मेन में पूछा गया है। आपने हिंदी अनुवाद भी कर लिया कि उससे
दूरी बनाए रखनी है। दूरी इसलिए बनाए रखनी है कहीं ऐसा नहीं हो कि अंत में तुम्हें क्या है, रिपेंट, पछताना पड़े। तो सी आंसर आ जाए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वन पे चलते हैं। डू टेक एन अम्ब्रेला विद यू। अपने साथ एक छाता तो रखिए। ठीक है, लेस्ट कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम गीले हो जाए। तो लेस्ट के बाद डू नॉट तो आ ही नहीं सकता। लेस्ट के बाद शुड आता है, शुड यहाँ पर भी है लेकिन शुड के बाद यहाँ नॉट नहीं आएगा। तो क्या आंसर देंगे हम, लेस्ट यू शुड गेट वेट। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम गीले हो जाए, यानी भीग जाओ कहने का मतलब है। गेट वेट का मतलब यहाँ क्या है, गीला हो जाना है, यानी भीग जाना एक तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे, ये आज से नहीं, लंबे समय से क्वेश्चन इस पे आ रहा है। एक्चुअल में मैनी के दो प्रकार होते हैं, एक तो मैनी ए और एक मैनी एन। एक तो होता है मैनी ए और मैनी एन, एक ही बात है। अगर वोवेल साउंड आएगी तो एन का यूज करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तो हम ए का यूज करेंगे। और ये आप अच्छे से जानते हो कि इंग्लिश में ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है। और एक का यूज हम उसी नाउन से पहले कर सकते हैं जो सिंगुलर हो और साथ में काउंटेबल हो। अब मनी तो कह ही नहीं सकता क्योंकि मनी सिंगुलर तो है लेकिन ये कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल। मैं ए वाटर, अब वाटर, तो मैं अब वाटर नहीं कह सकता क्योंकि वाटर कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल। ठीक है, अब मैंने काउंटेबल नाउन लिख दी। अब बॉयज, एक लड़के, तो अपन बोलते हैं कभी ऐसे, एक लड़के, क्या कहेंगे, एक लड़का। तो कहने का मतलब है कि ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है, लेकिन वोवेल साउंड आती है। अगर वोवेल साउंड आती है नाउन का प्रोनाउंसिएशन करने पर, वोवेल साउंड अगर निकल के आती है तो एन का यूज करना है, और कॉन्सोनेंट साउंड निकल के आती है तो ए का यूज करना है। तो क्या होता है कि मैनी की दो फॉर्म्स होती है, एक होता है मैनी, ठीक है, चाहे भले आप इसको एक ग्रेट मैनी बोल दो, ग्रेट मैनी भी दे देता है एग्जामिनर, या अ गुड मैनी भी दे देता है, मैनी ऑफ, जो भी है। इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखो, अगर मैं मैनी लिखूंगा तो नाउन हमेशा प्लूरल आएगी, मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स। तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, तो हम क्या लिखेंगे, इज की जगह आर लिखेंगे। मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, इनके बाद नाउन प्लूरल आती है, वर्ब भी प्लूरल यूज होती है। अब मैनी ये लिखेंगे, मैनी अ बॉय, तो यहां नाउन सिंगुलर आएगी तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। अब आपने क्वेश्चन किया कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। भाई कोई ने मुझसे कह दिया कि मैनी एन एक्सीडेंट, अब यहां पर वोवेल साउंड है इसलिए मैंने क्या लिख दिया, एन, और मैंने कहा कि मैनी एक्सीडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, इसका मतलब भी अनेक दुर्घटना और इसका मतलब भी क्या है, अनेक दुर्घटना। देखिए, हर चीज़ की हिंदी नहीं होती है क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इंग्लिश के अपने नियम होते हैं, हिंदी के अपने नियम होते हैं। इंग्लिश की अपनी वोकैब होती है और हिंदी की अपनी वोकैब होती है। यहाँ पर मैनी एन एक्सीडेंट का मतलब है कि दुर्घटनाएं तो बहुत सारी हैं लेकिन एक दुर्घटना कब, एक कब, यानी अलग अलग समय को इंडिकेट करता है। अगर कोई मुझसे कहे कि मैनी एन एक्सीडेंट, तो मैं अपने माइंड में ट्रांसलेट कर लूँगा कि दुर्घटनाएं तो बहुत सारी हैं, हैज अकर्ड, घटित हो चुकी हैं। इसका मतलब है दुर्घटनाएं तो बहुत सारी घटित हुई हैं लेकिन कब हुई हैं, अलग अलग समय। तो मैनी ए और मैनी एन के बाद आने वाली नाउन हमेशा सिंगुलर होती है और हमें वर्ब का यूज भी किस में करना है, सिंगुलर में। और यहाँ पर मैनी ए मैनी एन का अर्थ हो जाता है अनेक, परंतु अलग अलग समय के लिए। अगर कोई मुझे लिख देता है कि मैनी एक्सीडेंट्स, तो मैं समझ गया कि दुर्घटनाएं तो बहुत सारी हैं और वो घटित हुई हैं, लेकिन कब हुई हैं, अलग, एक ही समय पर, एट द सेम टाइम।
तो मैनी के बाद नाउन प्लूरल आएगी तो हम वर्ब का यूज भी प्लूरल में करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल मेन का 2022 यानी 2022 में अकर्ड हुआ है, पूछा गया है, आस्क्ड हो। अब मैंने कहा कि मैनी बैटल्स, अब पहली बात तो मैनी के बाद नाउन प्लूरल आ रही है, एनपी नाउन प्लूरल, तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए थी, तो यहाँ तो वॉज आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ मैनी बैटल आ रहा है तो ये गलत है, क्योंकि मैनी आएगा तो नाउन प्लूरल आएगा। मच का यूज हम करते नहीं है, क्योंकि मच का प्रयोग तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है, क्वांटिटी बताने के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया कि मैनी अ बैटल वॉज, मैनी ए के बाद नाउन सिंगुलर आएगी तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। वॉज फॉट ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल में भी प्रीवियस में अगर कोई 2010 में भी कॉपी उठा के देखेगा तो एग्जाम्पल उसको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनरल इंग्लिश होती है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कोई भी एजेंसी, चाहे टीसीएस ले या कोई अदर, क्योंकि जब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि लैंग्वेज तो लैंग्वेज ही होती है। अब गारुलस बातूनी होता है तो इसका मतलब बातूनी रहेगा। किसी को हम शपथ दिलाते हैं तो अंग्रेजी में एडमिनिस्टर ऑथ शब्द का यूज होता है। आरोपों को नकारने के लिए रिबर्ट या रिफ्यूट वर्ब का यूज होता है, तो रिफ्यूट या रिबर्ट ही रहेंगे। तो एक्चुअल में लैंग्वेज कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है, पैटर्न में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। मैनी बैटल्स वॉज फॉट ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की भूमि पर अनेक युद्ध लड़े गए थे। तो आपको पता है कि एक युद्ध कब, तो मैनी अ बैटल, तो मैनी ए के बाद नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। भाई मच तो आ नहीं सकता, क्योंकि मच के बाद, मच का प्रयोग तो हम क्वांटिटी बताने के लिए करते हैं, और मैनी आ सकता था, लेकिन मैनी आता तो यहाँ क्या होना चाहिए था, बैटल्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, कि भारत की भूमि पर अनेक युद्ध लड़े गए थे। वाजवर के बाद थर्ड फॉर्म दी हुई है तो समझ गए हम लैंग्वेज किस में है, पैसिव वॉइस में। किस में, पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट वन पे डिस्कस कर लेते हैं हम। अब देखो ये तो आपके 2022 में पूछा गया है। अब ये भी तो सीजीएल मेंस में आया है 15 के अंदर, जब तो ऑफलाइन मोड पेपर हुआ करता था, या ऑफलाइन शायद ऑनलाइन हो गया था शुरू, या जो भी है, 15 तक तो ऑफलाइन था। तब भी देखो ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि मैन या मैन, अनेक आदमी कैंसर से मर गए हैं, तो मरने वाले कौन है, अनेक आदमी। लेकिन मैनी ए का नियम क्या कहता है कि आदमी बहुत सारे मरे लेकिन कम मरे अलग अलग समय पे। तो मैनी ए के बाद नाउन कैसी है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि अगर कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है तो डाई के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट वन पर डिस्कस करते हैं हम। देखिए एसएससी स्टेनो में आया, ये तो बात तो वही है, आज भी वही पूछे जा रहे हैं, सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। हमने देखा है स्टेनो में, दिस क्वेश्चन अकर्ड इन एसएससी स्टेनो इन 2012, ठीक है। 2012 में ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है कि मैनी अ मैन, इसका मतलब है कि बहुत सारे आदमी, वर्ब प्लूरल, वर्ब प्लूरल, वर्ब प्लूरल, इज इम्प्रिजन्ड, उनको कैद में डाल दिया जाता है। पैसिव वॉइस की लैंग्वेज है कैद में डालना, पुट इन जेल, पुट इन जेल, जेल में डालना। या एक वर्ब भी होती है इम्प्रिजन्ड, कारावास में डालना, ठीक है। एक बोलते हैं हम सेंटेंस टू डेथ, सेंटेंस टू जेल, जेल भेजना। तो कह रहा है कि मैनी अ मैन, अनेक आदमी, इट मीन्स क्या हुआ कि आदमी तो बहुत सारे हैं लेकिन अलग अलग समय पे है, उनको बिना मुकदमों के, विदाउट ट्रायल इन फासिस्ट कंट्रीज, यानी तानाशाही देशों में अनेक व्यक्तियों को अलग अलग समय पर बिना मुकदमों के, विदाउट ट्रायल्स, उनको क्या, ट्रायल्स कर लेना है, बिना मुकदमों के जेल में डाल दिया जाता है। तो वर्ब क्या आएगी यहाँ पर, एज। नेक्स्ट वन पे डिस्कस कर लेते हैं हम। मैनी अ पिलग्रिम, देखो यहाँ वर आ रहा है तो वर की जगह क्या आएगा, वॉज आएगा, वही नियम है सेम। द लिटिल बॉय डिड मैनी मिसचीफ्स इन स्कूल, द लिटिल बॉय डिड मैनी मिसचीफ्स इन स्कूल। देखिए इंग्लिश के अपने कोलोकेशंस होते हैं,
क्या होते हैं, कोलोकेशंस। कहने का मतलब है कि मैंने कहा कि मैं टेलीविज़न देख रहा हूँ तो मैं सी या लुक का यूज नहीं करूँगा, वॉच द टेलीविज़न। ऐसे ही क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति शरारत करता है तो उससे पहले या तो मेक वर्ब का यूज होता है या कमिट का। मेक मिसचीफ शरारत करना, कमिट मिसचीफ शरारत करना। मिसचीफ अनकाउंटेबल नाउन है, इसका कभी बहुवचन नहीं बनता है। यानी मिसचीफ कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल, तो मिसचीफ्स तो आएगा ही नहीं। अब यहां पर यह भी गलत है, मिसचीफ्स, ठीक है, और ये भी गलत है। तो आपको पता है कि गलती करने के लिए, शरारत करने के लिए दो ही वर्ड यूज होती है, तो मेड, मेड लिख दिया हमने। और मच का प्रयोग किससे पहले होता है, अनकाउंटेबल नाउन से। मिसचीफ कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल, तो मेड मच मिसचीफ, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2022 में एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। इससे पहले ये 13 में भी पूछा जा चुका है। वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, पिछले पेपर्स कर लीजिए, सब कुछ वही पूछा जा रहा है। ही डिड मैनी मिसचीफ्स, पहली बात तो शरारत करने के लिए डिड का यूज नहीं होता है, या तो कमिट शब्द का यूज होता है और या मेक का यूज होता है। तो मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेड। अब देखो कमिटेड यहाँ भी है और यहाँ मेड, मेड दे रखा है। पहला ऑप्शन हटाते हैं, मिसचीफ्स आएगा ही नहीं क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, ये भी हटा देते हैं क्योंकि मिसचीफ्स आएगा ही नहीं, कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल फॉर्म देखने को नहीं मिलता है। अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर में ही होती है। अब यहाँ मेड आ गया, मेड के बाद हमने मच लिख दिया, मच के बाद ये मिसप्रिंट कर रखा है, यहाँ पर मिसचीफ आएगा। ठीक है, क्या आएगा, मिसचीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गायब कर दिए मैंने क्या, चलो यहां ध्यान देते हैं। कुछ क्वेश्चन उन्होंने आगे पीछे चेंज कर दिए। देखिए, ही ब्रॉट दीज स्वीट्स, वह इन मिठाइयों को लाया, फॉर यू एंड आई। देखिए एसएससी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन, वो कहता है कि ही ब्रॉट, वह लाया, दीज स्वीट्स, इन मिठाइयों को, फॉर यू एंड आई। मैंने आपको प्रपोजिशन पढ़ाया था, सॉरी वो पैसिव वॉइस। मैंने कहा कि बाय प्रपोजिशन होता है तो बाय के बाद हम आई नहीं लिखेंगे, बाय मी लिखेंगे। कारण क्या है, इंग्लिश में नियम होता है कि प्रपोजिशन कोई भी क्यों न हो, उसके बाद प्रोनाउन केस, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता है। प्रपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्टिव केस एंड इट इज नेवर फॉलोड बाय अ सब्जेक्टिव केस। अब मैंने फॉर भी लिख दिया तो ये बिल्कुल गलत है, फॉर अस लिखना पड़ेगा। कोई ने आपसे कहा टू दे, तो भैया टू प्रपोजिशन है तो इसके बाद क्या आएगा, देम आएगा, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता है। अब एग्जामिनर ने क्या किया, फॉर दे दिया, ठीक है, और यू दे दिया, तो मुझे पता लग गया कि ये यू कौन सा वाला यू है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में यू की स्पेलिंग यू और यू ही होती है। लेकिन आपको पता है प्रपोजिशन के बाद यू आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट केस है। और एंड से, जो एंड से पहले वही एंड के बाद, तो यहाँ क्या आएगा, मी। तो देखिए फॉर आई एंड यू गलत, फॉर ये भी गलत, फॉर यू एंड मी, जो एंड से पहले वही एंड के बाद। तो यू ऑब्जेक्ट है तो एंड के बाद भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट केस, क्योंकि प्रपोजिशन कोई भी क्यों न हो। अब इसी से रिलेटेड देखो क्वेश्चन अपने सीपीओ में आ चुका है। मैंने कहा सारी चीजें रिपीटेड आती हैं। ये रहा, गौरी वॉज वेटिंग फॉर हेमा एंड आई। ये सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गौरी इंतजार कर रही थी
यहाँ फॉर नहीं आएगा, मिसप्रिंट है। गोरी वॉज वेटिंग फॉर हेमा एंड आई, और हेमा में एच कैपिटल आएगा। गोरी हेमा और मेरा इंतजार कर रही थी। अब मैंने देखा कि हेमा से पहले प्रपोजिशन आ रहा है फॉर, तो हेमा का मतलब यहाँ क्या है, हर है। देखिए नाउन है, रवि है, तो भैया रवि तो सब्जेक्ट में भी यही लिखा आएगा, ऑब्जेक्ट में भी, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो रवि के लिए ही लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में रवि आएगा तो हम क्या लिखेंगे, हिम। तो देखो ये तो हमको डिटेक्ट करना है, प्रपोजिशन फॉर है और प्रपोजिशन के बाद हेम आ रहा है, तो हेमा का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट केस है। तो जब एंड से पहले ऑब्जेक्ट केस है तो एंड के बाद भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट केस। तो क्या बनेगा, गोरी वॉज वेटिंग फॉर हेमा एंड मी, ए आंसर। यह आपके एसएससी सीपीओ 2014 में पूछा गया है, ठीक है, 2014 के। नेक्स्ट नंबर पे एसएससी सीपीओ। एसएससी की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो ये भूल जाइए, सीपीओ का लेवल भी वही है, एमटीएस का लेवल भी वही है और सीएचएसएल का लेवल भी वही है, ठीक है, वही इंग्लिश आती है। ये चीज़ें तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, बस ये मानो कि एसएससी के पिछले चाहे किसी भी एग्जाम में, चाहे एसएससी जीडी में ही क्यों नहीं पूछा गया, हमें उनको सॉल्व करना है, ठीक है। आई इंजॉय टू बी लाफ एट माई लिटिल ब्रदर, मैं अपने छोटे भाई पर मजाक उड़ा करके, उसकी खिल्लियाँ उड़ा करके अपने आप को इंजॉय करता हूँ। देखिए क्या होता है, इंग्लिश में एक जीरेंड वर्ब होती है, ठीक है, जिसे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके बनाते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके बनाते हैं, ठीक है। जीरेंड वर्ब खुद नाउन बन जाती है। जैसे मैंने कहा कि मैं धूम्रपान करने से बचता हूं। इस सेंटेंस में दो क्रियाएं, एक बचना है, एक धूम्रपान करना है। तो ये मुख्य क्रिया है, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, बेसिक में पढ़ा हुआ। और मुख्य क्रिया के अलावा वाक्य में अन्य वर्ब्स आती है, उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स में इन्फिनिटिव होती है, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसकी भी एक रूप बेयर इन्फिनिटिव वर्ब होता है, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर पार्टिसिपल होती है, उसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये सब कुछ देखने को मिलता है। तो मैंने कहा कि आई, मैं, अवॉइड मीन्स बचता हूं। अब अवॉइड के बाद यदि कोई दूसरी वर्ब आएगी तो निश्चित है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, और अवॉइड वर्ब के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में जीरेंड वर्ब का यूज किया जाता है। और जीरेंड वर्ब क्या लगाने से बनती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। तो आई अवॉइड स्मोकिंग, मैं धूम्रपान करने से बचता हूं। मैंने कहा कि वह धूम्रपान करने से बचता है, करने से बचता है। तो मैंने कहा कि ही, वह, अवॉइड्स, बचता है। अब अवॉइड के बाद कोई दूसरी वर्ब आएगी तो वही कौन सी वर्ब आएगी, जीरेंड वर्ब। तो देखिए मुख्य क्रिया टेंस से प्रभावित होती है, नंबर से, एक वचन बहुवचन से। आई आ रहा है, अवॉइड आ रहा है, ही आ रहा है, अवॉइड्स आ रहा है, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, जीरेंड वर्ब है, इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है। यद्यपि ये यहाँ पर किसका काम करती है, नाउन का। तो जिस तरह से अवॉइड के बाद कौन सी वर्ब आती है, जीरेंड वर्ब। और बताता हूं मैं आपको, एक एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, यू शुड अवॉइड, यू शुड अवॉइड, तुम्हें बचना चाहिए। टू ट्रेवल, यात्रा करने से बचना चाहिए। मैंने तुरंत एरर डिटेक्ट कर दी, किस पार्ट में, बी में। कैसे एरर डिटेक्ट की, क्योंकि शुड मॉडल है, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स के बाद। लेकिन अवॉइड के बाद यदि कोई दूसरी वर्ब आती है तो हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, जीरेंड। ये तो इन्फिनिटिव वर्ब हो गई। तो जिस तरह से अवॉइड के तुरंत बाद कोई वर्ब पूछी जाए तो आपको जीरेंड वर्ब लिखनी है। स्टॉप के तुरंत बाद कोई वर्ब पूछी जाए, जीरेंड वर्ब लिखनी है। इंजॉय के बाद कोई दूसरी वर्ब पूछी जाए तो भी हमें जीरेंड वर्ब का यूज करना है।
बाकी का तो मोर डिटेल में मैं आपको नॉन फाइनाइट बराबर बेसिक के अंदर पढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा कि आई इंजॉय, मैं इंजॉय करता हूं, टू बी, तो ये गलत है, ठीक है। आई एम इंजॉय, इजारम के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। आई इंजॉय लाफ्ड एट, बिल्कुल गलत। आई इंजॉय, इंजॉय आ गया। इंजॉय के बाद यदि कोई दूसरी वर्ब आएगी तो कौन सी वर्ब आएगी? जी एंड वर्ब और एट। तो मैंने क्या कहा कि आई इंजॉय लाफिंग एट माई लिटिल ब्रदर, मैं अपने छोटे भाई का मजाक उड़ा करके अपने आप को इंजॉय करता हूँ, ठीक है। अब ये कोई नई बात नहीं है, सीपीओ में अभी पूछा गया रिसेंटली, ठीक है, 2022 में। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप प्रैक्टिस पिछले पेपर्स की कर जाएं, एसएससी इनकम टैक्स 2005 में देख लीजिए आप। चिल्ड्रन इंजॉय, बच्चे इंजॉय करते हैं टीवी प्रोग्राम्स, टीवी कार्यक्रम देखने का। अब देखिए इंजॉय के बाद दूसरी वर्ब आ गई, तो कौन सी वर्ब आएगी? जी एंड वर्ब। तो क्या आंसर हो जाएगा? वॉचिंग, सही हो जाएगा, ठीक है। वो लिस्ट बनवा देंगे आगे। अब देखिए ये आपके एसएससी में पूछा गया है, वही सेम टाइप है। मैंने कहा रिपीट होता है, देख लीजिए आपके सामने सारे क्वेश्चंस। ये मिसप्रिंट कर रखा है, ही आएगा तो भाई फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? SEIS, तो ही इंजॉयज, ठीक है, ही इंजॉयज। अब इंजॉय के बाद उसने टू गो दे दिया, ऑन टूर्स विद हिज चिल्ड्रन, वह अपने बच्चों के साथ भ्रमण पर जाकर के इंजॉय करता है। अब इंजॉय के बाद कौन सी वर्ब आएगी? जी एंड वर्ब। जी एंड वर्ब कहाँ कहाँ है? देखिए, गो फॉर टूर्स होता है, गो ऑन टूर्स होता है, बताइए आप, ठीक है। तो गोइंग ऑन टूर्स, गो ऑन अ टूर, गो ऑन अ जर्नी, ये फिक्स होता है। हाँ, अगर वॉक होता तो गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ मूवी। नेक्स्ट वन पे अब देखो फिर ये क्वेश्चन आया हुआ है CDS में। मैंने कहा ना जनरल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कहीं कोई नहीं लिखा हुआ है। नो वन इंजॉयज, कोई आनंद नहीं लेता है अपने परिवार को धोखा दे करके। इंजॉय के बाद कौन सी वर्ब आएगी? डायरेक्ट जी एंड वर्ब, DCP, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट वन लेते हैं, SSC CGL मेन में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि ही वॉज नोइंग हर, ही वॉज नोइंग हर। अब आप अच्छे से इसको जानने की कोशिश करेंगे। जो नो वर्ब है ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स है। देखिए इंग्लिश में कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका यूज कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, लेकिन हम जो भारतीय लोग हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि हम अपनी जो मदर टंग है हिंदी, उससे मनोग्रस्त हैं, प्री ऑक्यूपाइड है, और हम उन वर्ब्स का यूज भी कंटिन्यूअस में कर देते हैं जिनका यूज कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, ठीक है। इससे दो कारण है कि एक तो हम मजाक का, उपहास का विषय बन सकते हैं। वी बिकम द रेगुलर सब्जेक्ट ऑफ रिडिकुलसनेस in the eyes of foreigners if we use such verbs in continuous tenses। और दूसरा, यदि if such verbs are used in continuous tenses it results in solecism। यदि हम इन वर्ब्स का यूज कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं तो इनका परिणाम सोल्सिज्म यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक में निकलता है। कहने का मतलब है, नियम बड़ा डिटेल में है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आपको एक लंबी क्लास लेनी पड़ेगी, लेकिन आज मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ शॉर्टली। देख लीजिए आप, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ऐसे ये पास्ट इंडेफिनेट हो गया, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इंग्लिश में कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका यूज कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं होता है, तो ये हटा देना है और आपको ये वाला हटा देना है। अब भी दो ऑप्शन बच गए कि या तो ये वर्ब्स प्रेजेंट इंडेफिनेट या पास्ट इंडेफिनेट में यूज होंगी, या प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में होंगी। अब कैसे पता लगाएं भाई, इसकी मैं स्टाइल बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए। मैंने कहा कि मैं
तुम्हारा नाम जान रहा हूं। आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है कि भाई इसकी इंग्लिश बनाइए। मैं तुम्हारा नाम जान रहा हूं। ठीक है, अब आपने देखा राय रही आ रहा है, झट से अंग्रेजी बनाना शुरू कर दिया कि आई एम नोइंग योर नेम। ठीक है, ये बड़ा हास्यास्पद यूज है, क्योंकि नो हिंदी में भी शायद अपन नहीं बोलते होंगे कि मैं यही बोलते हैं मैं तुम्हारा नाम जानता हूं। अब यदि इज आर एम के बाद में आईएनजी लगाऊंगा तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और नो वर्ब का यूज कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं होता है। अब कौन से टेंस में यूज करें? प्रेजेंट इंडेफिनेट में या प्रेजेंट परफेक्ट में? तो एक्चुअल में अगर इन वर्ब्स के साथ टाइम दे रखा है, स्पेशली सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम, ऑल प्लस टाइम, हाउ लॉन्ग, अगर टाइम दे रखा है तो इन वर्ब्स का यूज कर दो आप परफेक्ट में, और टाइम नहीं दे रखा है तो इनका यूज कर दो किसमें? इंडेफिनेट में। तो आपको ये कहना चाहिए कि आई नो योर नेम, मैं तुम्हारा नाम जानता हूं, ये सही होगा। अब मैंने कहा कि ही इज नोइंग योर पेरेंट्स, वह तुम्हारे माता पिता को जान रहा है। ये भी हास्यास्पद यूज है, रिडिकुलस यूज है, क्योंकि नो वर्ब का यूज कंटिन्यूअस में नहीं होता। हमें कैसे पता लगा ये कंटिन्यूअस टेंस है? इज आर एम के बाद आईएनजी आएगा, कंटिन्यूअस टेंस ही है। लेकिन इसका सही यूज करना है तो मुझे ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल में क्या आता है? ही नोज, वह तुम्हारे माता पिता को जानता है। ठीक है, कंटिन्यूअस में हम इस वर्ब का यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर इसमें यह होता कि ही हैज बीन नोइंग मी वेल, वह मुझे अच्छे से जान चुका है सिंस 2010, वह 2010 से मुझे अच्छे से जान चुका है या जान रहा है। अब ये गलत हो गया, क्योंकि इस वर्ब का नो वर्ब का यूज कंटिन्यूअस में नहीं होता है। अब इज आर एम के बाद आईएनजी आएगी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वाज वर के बाद आईएनजी आएगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैज बीन हैव बीन के बाद आईएनजी आएगी तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और हैड बीन के बाद आईएनजी आएगी तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मुझे इसका यूज करना है, तो इज नोइंग, तो ये तो गलत आंसर हो गया। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि यहां पर नोज लिखे या हैज नोन लिखे। तो मैंने आपको क्या कहा कि जितनी भी नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स हैं इनके साथ यदि टाइम दे रखा है तो इनका यूज करना है परफेक्ट में, और टाइम नहीं होता तो हम किस में यूज करते हैं? इंडेफिनेट टेंस में। अब चूंकि यहाँ टाइम दे रखा है, कब से? 2010 से, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैज नोन। देखो ये नियम अच्छे से समझना है तो हमें आगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एक लंबी क्लास लेनी होगी, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये सभी एग्जाम का बहुत फेवरेट नियम है, अक्सर इनको पूछा जाता है, और वहाँ पर मैं नो की तरह ऐसी कितनी वर्ब्स हैं उनको लिस्टेड करवाऊंगा जो कि नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स के रूप में क्लासिफाइड की गई है। तो मैंने कहा ही वॉज नोइंग हर, वह उसे जान रहा था फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, बिफोर ही फाइनली मैरिड हर। ठीक है, यानी अंतिम रूप से उससे शादी करने से पहले। अब सीधी सी बात वैसे ये भी है कि देखो ये बिफोर आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ कंजंक्शन है, बिफोर के बाद क्या है? यहाँ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बिफोर से पहले क्या आएगा? हैड प्लस मेन वर्ब की। ये वाला नियम भी चल जाएगा इसमें। और वैसे भी नो वर्ब का यूज किस में नहीं होता है? कंटिन्यूअस टेंस में। अब यहाँ पर टाइम दे रखा है, कब से? लंबे समय से, तो हैज बीन नोइंग तो आएगा ही नहीं। हेड के साथ न्यू सेकंड फॉर्म आती नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैड नोन। कितना इजी क्वेश्चन था, 1 सेकंड में इसका आप आंसर दे सकते थे, टाइम बचा सकते थे, और मेन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह से देखिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, सिंस वी वर नोइंग द करेक्ट रूट वी डिड नॉट वरी एट ऑल। चूंकि हम सही मार्ग जान रहे थे इसलिए हमने एट ऑल कोई चिंता नहीं की।
ठीक है। अब वाज वर के बाद आईएनजी आ रहा है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो नियम को नियम की तरह समझना है। कल को मैंने कहा आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, सत्य जानने के पश्चात, तो ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आफ्टर के बाद आप जीरेंड वर्ब लिख रहे हैं। आईएनजी तो किसी भी वर्ब में लग सकती है, कोई भी वर्ब में। मैंने कहा कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता। यहाँ नो से पहले ही जा रहे हैं क्या? कैसे सिद्ध करोगे कंटिन्यूअस टेंस है? इसलिए बात बिल्कुल सही है। मैंने नियम में ये लिखवाया है। मैंने ये नहीं कहा कि इन वर्ब्स में आईएनजी नहीं लगती। मैंने ये कहा है कि इन वर्ब्स का यूज कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। तो मैंने कहा सिंस वी वर नोइंग, अब वर नोइंग आ रहा है, टाइम दे नहीं रखा, तो निश्चित है पास्ट सिंपल आएगा। पास्ट सिंपल में क्या आती है? मेन वर्ब की सेकंड। तो ये आंसर हम दे सकते थे। नेक्स्ट वन, ये मैंने सॉल्व करवा ही दिया। आई स्टार्टेड अर्ली फ्रॉम ऑफिस, मैं ऑफिस से मतलब जल्दी जाना मैंने शुरू कर दिया। लेस्ट आई शुड नॉट गेट, तो आपको पता है लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है, शुड के साथ नॉट नहीं आता है। एसएससी जीडी में भी आ लिया है यही क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल में पैटर्न पूछ लिया गया है। तो मैंने कहा स्टैंडर्ड वही होता है ले दे करके, तो लेस्ट आई शुड गेट कॉट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डोंकी। नेक्स्ट वन, दे फियर्ड टू स्पेयर हिम, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन। उनको डर हो गया टू स्पेयर हिम, उसे छोड़ने का, कि अगर हमने इसको छोड़ दिया तो लेस्ट कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि वो किसको, विवरण मैटर को राजा को बता दे, राजा को सूचित कर दे। तो उनको डर हो गया, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ा ही नहीं। तो देखिए लेस्ट आ रहा है, बिल्कुल सही है। लेस्ट के साथ सेल नहीं आता, विल नहीं आता, वुड नहीं आता। लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करिए, लेस्ट। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करिए, लेस्ट कहीं ऐसा नहीं हो कि यू शुड नॉट पास। कठिन मेहनत करिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम उत्तीर्ण हो जाओ। अब एक तो लेस्ट के बाद शुड आ रहा है, ये तो सही है, लेकिन शुड के साथ नॉट नहीं आ सकता। अब आपने क्या किया कि एक जल्दबाजी में हरीडली आपने ए आंसर दे दिया। अब इसका मीनिंग चेंज हो गया। रियल मीनिंग आप कह रहे हो कठिन मेहनत करिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम उत्तीर्ण हो जाओ। तो फिर मैं भी ये कहूँगा कि भाई आप कठिन मेहनत मत करिए। तो ये यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी दिखा रहा है, ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंसी शो कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम फेल हो जाओ, तो यू शुड फेल। कारण क्या है? ये इसलिए गलत है कि शुड के साथ नॉट नहीं आता, और हमने नॉट हटा दिया तो भी इसका रियल मीनिंग चेंज हो रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम उत्तीर्ण हो जाओ। आप क्या कहोगे? कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम फेल हो जाओ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है मेन पेपर में, कीप द डॉग टाइड इंडोर्स, कुत्ते को घर के अंदर बांध के रखिए। इसमें पहले अब देखो ये मिलते जुलते हैं, और एल्स अदरवाइज। देखो मैंने एक लिटरेचर में एक मेमोरेबल लाइन पढ़ी है, एलिजी रिटन ऑन अ कंट्री चर्चयार्ड, कि द पाथ्स ऑफ ग्लोरी बट लीड टू द ग्रेव, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी बट लीड टू द ग्रेव, दिस अंडरलाइंड लाइन कन्वीज अ मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी। तो इसमें एक मैसेज दिया गया है कि द पाथ्स ऑफ ग्लोरी, कि कोई व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, उच्च कुल में जन्मा हो, निम्न वर्ग में जन्मा हो, सभी का अंत एक होता है। डेस्टिनेशन क्या होता है? कब्र होती है। यानी डेथ डजंट मेक एनी डिस्टिंक्शन इन इट्स आइज, एवरीबॉडी हैज द सेम एंड, डेथ नेवर मेक एनी डिफरेंशिएट वेदर वन इज हाई और लो, वन इज रिच और पुअर। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए हमारा गंतव्य एक ही है,
यानी लेस्ट और एल्स अदरवाइज, इन सभी का गंतव्य एक ही, यानी दिल्ली जाना है। एक बस से जा रहा है, एक ट्रेन से जा रहा है, एक अपने प्राइवेट व्हीकल से जा रहा है, तो और एल्स अदरवाइज का प्रयोग भी हम क्या है, वार्निंग देने के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ रिजल्ट बता दिया जाता है। और लेस्ट में भी हम क्या करते हैं, वार्निंग देते हैं, और उसके बाद क्या है, रिजल्ट बताते हैं, परिणाम की भाई ऐसा करिए। बस अंतर जो है वो ये है कि और एल्स अदरवाइज के बाद शुड का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता है, शुड का प्रयोग नहीं होता है। जबकि लेस्ट के बाद हमेशा किसका यूज होता है, शुड का। एक लेस्ट अपने आप में क्या है, नेगेटिव वर्ड है, जबकि और एल्स अदरवाइज अपने आप में नेगेटिव वर्ड नहीं है। अब मैं यहां पर कहूँ आपसे कि मेंड योर वेज, मेंड योर वेज, अपने तरीकों में सुधार कर लीजिए। मेंड योर वेज, यू शैल बी बरंट अलाइव, अपने तरीकों में सुधार कर लीजिए, अन्यथा तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा। तो यहां पर मैं लेस्ट नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूं, और, अन्यथा, एल्स, अदरवाइज। ठीक है, अगर मैं यहां कहता कि मेंड योर वेज यू शुड बी, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम्हें जिंदा जला दिया, अगर यहां शुड होता तो मैं किसका यूज करता, लेस्ट का। अब यहां पर वो क्या कह रहा है, वार्निंग दी गई है कि भाई अपने कुत्ते को घर के अंदर बांध के रखिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि इट में बाइट, इन नहीं है, मिसप्रिंट बहुत करते, इट में बाइट सम स्ट्रेंजर, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये कुछ अजनबियों को काट ले। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये कुछ अजनबियों को काट ले। तो हाउ एवर क्यों आएगा, हाउ एवर का मतलब तो यद्यपि होता है, पहले आप वार्निंग दे रहे हो भाई कुत्ते को क्या है, घर के अंदर ही बांध के रखना है, अन्यथा क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा, एल्स और एल्स अदरवाइज। ठीक है, तो और एल्स अदरवाइज लेस्ट का प्रयोग लगभग एक ही सेंस में होता है, बस अंतर यह है कि लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है और लेस्ट के साथ नॉट का यूज नहीं होता है, क्योंकि खुद अपने आप में नेगेटिव है। और एल्स अदरवाइज है, ये नेगेटिव नहीं है, इनके बाद आप नॉट का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ हम शुड का यूज कभी भी नहीं करते हैं। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आया हुआ है एसएससी में, वी मस्ट स्टार्ट नाउ, हमें ठीक अभी शुरू हो जाना चाहिए, चल देना चाहिए। वी मस्ट स्टार्ट नाउ, हमें ठीक अभी चल देना चाहिए, अन्यथा बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी, तो और आ जाएगा। पहले हमको चेतावनी दी गई है भाई क्या करना है हमें, कि हमें ठीक अभी चल देना चाहिए, नहीं चलेंगे तो इट विल बी टू लेट, बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी, इट विल बी टू लेट। नेक्स्ट, ही इज द मोस्ट जेनरस मैन, ही इज द मोस्ट जेनरस मैन, वो बहुत ही उदारवादी व्यक्ति है, जेनरस मैन है, लिबरल है। आई हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसे लंबे समय से, टाइम दिया हुआ है। अब मैंने देखा यहाँ नो वर्ब है, नो वर्ब का यूज कंटिन्यूअस में नहीं होता है, एग्जामिनर यहाँ समझदार है। देखो ये भी इंडेफिनेट टेंस है, यानी सिंपल टेंस है, ये परफेक्ट है, और ये सिंपल है, और ये परफेक्ट है। अब दो ऑप्शन तो मैंने हटा दिए इंडेफिनेट वाले, क्योंकि टाइम नहीं, टाइम दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ होता है तो हम किसका यूज करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या परफेक्ट का। अब नो वर्ब कैसी है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। अब हैव नॉन भी परफेक्ट है और हैड नॉन भी परफेक्ट है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है। जब पहला क्लॉज आपका प्रेजेंट में दे रखा है तो दूसरा भी किस में आएगा, परफेक्ट में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैव नॉन। नेक्स्ट वन, एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, वो कह रहा है कि इफ दे वर नोइंग अबाउट द क्रैब्स। ठीक है, बाकी के सेंटेंस इंप्रूवमेंट नेक्स्ट डे पे करवाएंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। और आप मेरी ये क्लासेज लेना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि जितने भी अब तक के सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सबसे पहले तो मैं आपको 2019 से लेके 22 तक 23 तक के सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे
एनी टाइम सजेस्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स रख सकते हैं. यू मे हैव योर प्रॉब्लम्स ऑल टाइम. तो thanks all of you for watching and supporting my YouTube channel. Please don't remember to forget to subscribe my YouTube channel.